हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू इक्विटी इन्वेस्टिंग स्कूल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो अपने बिजनेस को धीरे धीरे रिवाइव कर रही है, लोअर मार्जिन सेगमेंट में से हायर मार्जिन सेगमेंट में लेकर जा रही है। और इस कंपनी के मैनेजमेंट के क्या प्लान रहने वाले हैं, कंपनी आने वाले समय में कौन से प्रोडक्ट्स बनाने वाली है, कौन से सेगमेंट में एंटर कर रही है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर बाजार का नाम जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। और जब भी मान लीजिए कि आप रियल एस्टेट का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आया। या फिर जब भी मैं गोल्ड की बात करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है। सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके दिमाग में क्या आया होगा कि जब भी मैंने गोल्ड ये शब्द को बोला तो आपके दिमाग में गोल्ड की सोने के सिक्के या गोल्ड की ईंट या गोल्ड की ब्रिक्स या गोल्ड की ज्वेलरी आपके दिमाग में आती है। या फिर जब मैंने रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की बात करी तो रियल एस्टेट ये शब्द सुनकर हमारे दिमाग में आता है कि हाँ, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज, लैंड। तो रियल एस्टेट यानी कि ये हमारे दिमाग में आता है। और जब भी मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ या फिर जब हम स्टॉक मार्केट इस शब्द को सुनते हैं या स्टॉक मार्केट ये शब्द हमारे कानों पर जब पड़ता है तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है, क्या सबसे पहले ख्याल आता है पता है? वो आता है चार्ट। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, या चार्ट या कैंडलस्टिक। आप जरा आंख बंद करिए और अपने मन में बोलिए स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में सोचिए, आपके दिमाग में क्या आता है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि 95 या 99% केसेस में आपके दिमाग में आएगा चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट या लाइन चार्ट या अप्स एंड डाउन्स या केओस या फिर रूमर्स, यही सब आपके दिमाग में आएंगे। मैं डेफिनेटली ये बात बोल सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट इस शब्द को सुनने के बाद आपके दिमाग में कोई कंपनी का इमेज नहीं आएगा। हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? स्टॉक मार्केट इस शब्द को सुनकर हमारे दिमाग में आना चाहिए एक कंपनी, उसका बिजनेस, वो रेवेन्यू कैसे बनाती है, वो अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएगी। एक कंपनी का इमेज आना चाहिए, वो बिजनेस को कैसे डेवलप कर रही है, मैनेजमेंट। एक कंपनी की बिल्डिंग आपको दिखाई दी क्या? स्टॉक मार्केट इस शब्द को सुनकर एक कंपनी की बिल्डिंग हमें नहीं दिखाई देती है, बल्कि हमें दिखाई देते हैं चार्ट्स। तो इसी रीजन से देखिए हम मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं, बिकॉज रियल एस्टेट के भी प्राइजेस ऊपर नीचे होते हैं, गोल्ड के प्राइजेस भी ऊपर नीचे होते हैं। बट जब हम स्टॉक मार्केट सुनते हैं तभी हमारे दिमाग में चार्ट्स आते हैं, तभी हमारे दिमाग में गैम्बलिंग आता है। क्या रियल एस्टेट को इमेजिन करके आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं इसमें से गैम्बलिंग कर लेता हूँ या फटाक से अमीर बन जाता हूँ, या इसको आज खरीदा और दो दो महीने बाद हाई प्राइस में बेच दिया? क्या ऐसा चार्ट दिमाग में आता है रियल एस्टेट को सुनकर, या गोल्ड को सुनकर आता है चार्ट दिमाग में? नहीं ना। तो स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर हमारे दिमाग में चार्ट क्यों आ रहा है? देखिए, जब तक हम स्टॉक मार्केट को कंपनीज की नजर से नहीं देखेंगे ना, या हम कंपनीज खरीद रहे हैं, चार्ट नहीं, हम चार्ट पे अपने पैसे नहीं लगा रहे हैं, हम कंपनीज पे अपने पैसे लगा रहे हैं, जब तक हम इस नज़र से नहीं देखेंगे तब तक स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कि जब तक हम चार्ट में उलझे रहेंगे तब तक हम कंपनीज को नहीं समझ पाएंगे। और अगर हमने एक बार कंपनीज को समझकर इन्वेस्ट कर लिया तो आपको पता है कि मेरे पास उस कंपनी की इतनी हिस्सेदारी है, वो कंपनी जब अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी, जब स्केल बढ़ाएगी, जब कंपनी बढ़ेगी तो मेरा हिस्सा भी बढ़ेगा। अगर हमने ये समझ लिया तो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो इसी लर्निंग के साथ आइए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, और अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्बो ग्लोबल लिमिटेड के बारे में, और देखेंगे कि क्या ये कंपनी यहाँ से मल्टीबैगर साबित हो सकती है या नहीं। और साथ ही हम इसके सारे के सारे बिजनेस मॉडल और कंपनी पैसे कैसे बनाती है इस पर बात करेंगे। कंपनी के जो 4 बिजनेस वर्टिकल है, 4 बिजनेस सेगमेंट है जहां से कंपनी को रेवेन्यू आता है, वो एग्जैक्टली क्या है। कंपनी अपने आप को कैसे पिवट कर रही है, कैसे नए सेगमेंट में एंटर कर रही है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्लान यहाँ से क्या रहने वाला है। कंपनी मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकती है या कैसे इंक्रीज कर रही है। और कंपनी के अंदर मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहने वाले हैं। इन सारी चीज़ों पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, और इससे आपको इस कंपनी का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा जो आपको आने वाले समय में अपने डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसी के साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हो और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए अब बात करते हैं टेम्बो ग्लोबल के 4 बिजनेस वर्टिकल के बारे में, जिसमें पहला बिजनेस है कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस, दूसरा है इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बिजनेस, तीसरा है डिफेंस बिजनेस और चौथा है सोलार पावर बिजनेस। इन चारों सेगमेंट से कंपनी के एग्जैक्टली क्या रेवेन्यू आ रहे हैं, ये चारों सेगमेंट में कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है,
तो आइए अब इन चारों के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बिजनेस जो है, जो कंपनी का मेन बिजनेस था, मैं मेन बिजनेस था ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो जो कंपनी का सबसे मेन बिजनेस था वो था टेक्सटाइल बिजनेस, जिसमें कंपनी फाइबर और यान की ट्रेडिंग और सप्लाई करती है, फाइबर और यान का सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, टेक्सटाइल के रॉ मटेरियल्स कस्टमर्स को बेचती है, साथ ही कंपनी फैब्रिक प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग भी करती है। लेकिन ये जो बिजनेस है वो कंपनी का लो मार्जिन बिजनेस है, जहां पर कंपनी को करीब 4 से 5% ओपीएम यानी कि इबिडा मार्जिन जनरेट होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर कंपनी जो है वो प्रोसेसिंग एंड सप्लाई ऑफ फाइबर एंड यान करती है, और 2024 में कंपनी ने थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी किया हुआ है यहाँ पर। लेकिन आज की तारीख में यानी कि दिसंबर 2025 तक अगर हम देखें तो कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस का जो ऑर्डर बुक है वो सिर्फ 60 करोड़ ही रहा है, क्योंकि अब कंपनी ने आने वाले समय के लिए अपने आप को पिवट कर दिया है। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, जो 4 बिजनेसेस थे, तो अब कंपनी ने अपने रेवेन्यू को स्प्रेड कर दिया है। कितना कर दिया है, कितने परसेंटेज में स्प्रेड किया है, उसको हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि टेक्सटाइल बिजनेस कंपनी का एक लोअर मार्जिन बिजनेस है, जहां से कंपनी को बहुत ही कम प्रॉफिट मिल रहा था। आइए अब चलते हैं सेकंड बिजनेस सेगमेंट पर, जो है इंजीनियरिंग बिजनेस। तो देखिए, इंजीनियरिंग बिजनेस अपने आप में एक बहुत ही वास्ट बिजनेस होता है। जब हम ये सुनते हैं इंजीनियरिंग बिजनेस या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, तो ये काफी वाइड स्प्रेडेड इंडस्ट्री है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या काम कर रही है कंपनी, वो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पर इस सेगमेंट में कंपनी मेटल के स्पेयर पार्ट्स बनाती है, खास करके आयरन एंड स्टील के अलग अलग इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाती है, जो फिटिंग में यूज होते हैं, खास करके फैक्ट्रीज के प्रोजेक्ट में। और मैं अगर आपको आसान शब्द में बताऊं तो यहाँ पर कंपनी पाइप्स के लिए सपोर्ट और क्लैम्स बनाती है। क्लैम्स मतलब जिससे पाइप को होल्ड किया जाता है, जिससे बड़े बड़े पाइप को अपनी जगह पर जकड़ कर रखा जा सकता है। इसका यूजेज कहाँ होता है, ये हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो क्लैम्स होते हैं वो बड़ी बड़ी पाइपलाइंस को सपोर्ट देने के लिए बनाए जाते हैं, और ये उसको जकड़ कर रखते हैं। तो अगर हम बात करें इसके यूज केस की, तो ये क्लैंप जो होते हैं वो फ्यूल जेट्टी में यूज होते हैं, रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज होते हैं, पाइप सप्लाई, लेइंग पाइप सप्लाई यानी कि जहां पर पाइप बिछाने होते हैं इस तरह से, वहां यूज होते हैं। जहां पर सिविल और आरसीसी का स्टील वर्क या रीइंफोर्समेंट वर्क हो रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है इस तरीके से। साथ ही यहाँ पर रिफाइनरीज के अंदर यूज होते हैं, रिफाइनरी एक्सपेंशन यानी कि रिफाइनरी से जुड़े हुए और जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर यूज होते हैं, फ्यूल फार्म में यूज होते हैं, यानी कि फ्यूल फार्म के कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, और बाकी ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, जैसे कि होटल कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ये पाइप जो है, ये क्लैंप्स जो है, पाइप के क्लैंप्स ये यूज होते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, कंपनी पहले टेक्सटाइल सेगमेंट में थी। टेक्सटाइल बिजनेस में कंपनी को मार्जिन बहुत कम मिल रहा था, इसलिए कंपनी ने अपने आप को पिवट किया और आ गई इंजीनियरिंग सेगमेंट के अंदर। यहाँ पर वो पाइप को जकड़ने वाले क्लैंप्स बनाना शुरू करती है। लेकिन फिर कंपनी ने ये सोचा कि अगर हम क्लैंप्स बना सकते हैं तो हम पाइप भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और अगर हम पाइप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो हम ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। तो हाल ही में कंपनी ने अपना एक छोटा सा पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट किया है, और कंपनी ने अभी फिलहाल 2 ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए हैं, जिसमें कंपनी ने एक फ्यूल फार्म कंप्लीट किया है और एक मरीन जेट्टी का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है। इन दोनों का स्टेटस जो है आप देख सकते हैं, ये कंप्लीटेड है, यानी कि हाल ही में कंपनी ने ये दोनों ईपीसी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किए हैं। और अभी हम बात करेंगे कि इस सेगमेंट से कंपनी को कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन उससे पहले कंपनी के बाकी के जो 2 बिजनेसेस है उसको भी समझ लेते हैं। फिर यहाँ पर जो थर्ड बिजनेस कंपनी ने शुरू किया है वो है डिफेंस बिजनेस। और डिफेंस के अंदर देखो, ये अपने आप में बहुत वास्ट बिजनेस है। तो इसके अंदर कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है, तो आप समझिए, कंपनी अगर मेटल के स्पेयर पार्ट्स बनाती है, मेटल के क्लैम्प्स बना सकती है पाइप को जकड़ने के लिए, या पाइप्स बना सकती है, मेटल पाइप्स, तो यहाँ पर कंपनी क्या बुलेट शेल्ड्स बना सकती है, ये कंपनी ने सोचा अपने आप में। और कंपनी ने यहाँ पर गन और पिस्टल बनाने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। फिलहाल कंपनी बुलेट की एमिनेशन यानी कि बुलेट शेल्स, जो बुलेट की आउटर कवरिंग होती है, जो गोली होती है बंदूक की, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो मेटल की होती है। तो फिलहाल कंपनी बुलेट शेल्स बना रही है। महाराष्ट्र के अंदर कंपनी ने एक नई डिफेंस फैक्ट्री भी शुरू कर दी है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस प्रोडक्शन के लिए कंपनी ने फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ भी पार्टनरशिप किया है, और ये सेगमेंट कंपनी के लिए एक हायर मार्जिन सेगमेंट यानी कि ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाला सेगमेंट साबित हो सकता है। यहाँ पर अगर हम और डीप में बात करें कंपनी के डिफेंस बिजनेस की, तो कंपनी ने टेम्बो डिफेंस प्रोडक्ट नाम से एक अपनी एक और सब्सिडरी कंपनी शुरू करी है, जिसमें ये डिफेंस का काम किया जाएगा। और इस कंपनी के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अलग से लैंड अलोकेट करके दिया है डिफेंस फैक्ट्री के लिए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ भी इसके एमओयू साइन हुए हैं, जो हम आगे देखेंगे।
तो उस एमओयू के अंडर यहाँ पर कंपनी को लैंड भी एलोकेट करते हुए मिला है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आर्म्स बनाने का लाइसेंस होता है, डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने का लाइसेंस होता है, वो भी कंपनी को इश्यू कर दिया गया है। तो यहाँ पर डिफेंस बिजनेस के अंदर कंपनी का रास्ता खुल चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे कंपनी ने एमओयू साइन किया है डावोस के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। और इस सेगमेंट में कंपनी का जो केपेक्स रहने वाला है वो करीब 1000 करोड़ का रहने वाला है। ये केपेक्स जाहिर सी बात है कि फेज वाइज रहेगा, एक साथ 1000 करोड़ का केपेक्स नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को इस सेगमेंट के लिए करीब 1000 करोड़ का केपेक्स लगने वाला है। अब आइए बात करते हैं कंपनी के फोर्थ और आखिरी सेगमेंट के बारे में, जहां से कंपनी का बिजनेस रेवेन्यू आ सकता है, तो वो है सोलार बिजनेस। जी हाँ, जो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है आजकल, और आजकल हर कोई डिफेंस और सोलार में कूद पड़ रहा है। और ये बातें भी सुनने में आ रही है कि सोलार की ओवर सप्लाई बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो टेम्बो जिस तरीके से सोलार बिजनेस में एंटर हो रही है, क्या वो कंपनी के लिए फ्रूटफुल साबित होगा या नहीं, तो आइए उसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सोलार बिजनेस में ओवर सप्लाई का रिस्क है वो पैनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। यानी कि जो कंपनी सोलार पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है या सोलार पैनल बनाती है, वो सोलार पैनल्स की इतनी कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है, सोलार पैनल बनाने की कंपनीज की इतना सारा केपेक्स और इतनी सारी फैक्ट्रीज लग चुकी है कि आने वाले समय में सोलार पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का मार्जिन यहां पर कम हो सकता है। सोचिए, आज से कुछ समय पहले बहुत ही चुनिंदा कंपनीज थी जो सोलार पैनल मैन्युफैक्चर कर रही थी, और जो भी कंपनीज पैनल मैन्युफैक्चर कर भी रही थी वो चाइना से सोलार सेल्स इंपोर्ट करके पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। लेकिन आज अदानी, वारी जैसे बड़े प्लेयर्स इंडिया में ही इंटीग्रेटेड सोलार पैनल्स बना रहे हैं, जो कंप्लीटली मेड इन इंडिया सोलार पैनल्स है। तो यहाँ पर सोलार पैनल्स का मार्जिन डेफिनेटली कम हो सकता है, क्योंकि सोलार में ओवर सप्लाई का रिस्क बढ़ चुका है। लेकिन टेम्बो सोलार के पैनल्स नहीं बनाने वाली है, टेम्बो सोलार का पावर प्लांट लगाने वाली है। यानी कि सोलार पैनल को परचेस करके टेम्बो अपने लिए एक सोलार पावर प्लांट लगाने जा रही है। यहां कंपनी सोलार के पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने वाली है, बल्कि इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करके उसे एग्जीक्यूट करने वाली है। यानी कि सोलार पावर प्लांट लगाकर उससे जो बिजली जनरेट होगी, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसे बेचने का काम करने वाली है। तो जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी सोलार पावर प्लांट से बिजली जनरेट करके जो पावर प्रोड्यूस होगा, ये बिजली और ये पावर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी गवर्नमेंट को बेचने वाली है, जिसे पावर परचेस एग्रीमेंट भी कहते हैं। यानी कि कंपनी के पास से गवर्नमेंट पावर परचेस करेगी। ये पावर परचेस एग्रीमेंट कंपनी ने 25 सालों के लिए साइन ऑलरेडी कर दिया है। यानी कि कंपनी अपना जो भी सोलार पावर प्लांट लगाने वाली है, उसको आने वाले 25 सालों के लिए गवर्नमेंट उससे ये पावर खरीदती रहेगी, ऐसा एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। जाहिर सी बात है कि इस बिजनेस में कंपनी को केपेक्स ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन यहां से कंपनी को एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मिल सकता है, क्योंकि आने वाले 25 सालों तक अब ये रेवेन्यू कंपनी का फिक्स हो चुका है। तो ये थे कंपनी के 4 बिजनेस सेगमेंट, जिनको हमने एक एक करके देखा। अब आइए देखते हैं कि कंपनी पास्ट में क्या काम कर रही थी, कंपनी का पास्ट रेवेन्यू कहां से आ रहा था और फ्यूचर रेवेन्यू कहां से आ सकता है। तो देखिए, जैसे कि हमने आगे बात करी कि कुछ साल पहले तक कंपनी का लगभग 70% रेवेन्यू टेक्सटाइल बिजनेस से आ रहा था, और 30% रेवेन्यू जो है वो इंजीनियरिंग बिजनेस से आ रहा था। और उससे पहले की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली 100% रेवेन्यू ही टेक्सटाइल बिजनेस से ही आ रहा था। लेकिन आज 2026 में, जहां पर 9 महीने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, यहां पर कंपनी का 51% रेवेन्यू आज टेक्सटाइल बिजनेस से आता है, और करीब 49% रेवेन्यू जो है वो इंजीनियरिंग बिजनेस से आ रहा है। और याद रखिए, डिफेंस और सोलार के बिजनेस अभी डेवलप हो रहे हैं, वहां से रेवेन्यू आना स्टार्ट नहीं हुआ है, डेवलप हो रहे हैं। यानी कि आज करीब 50-50% रेवेन्यू स्प्लिट है टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर के बीच में। यानी कि कंपनी जो है वो अपने टेक्सटाइल बिजनेस को धीरे धीरे कम कर रही है और बाकी बिजनेस के सेगमेंट को बढ़ा रही है। और यहाँ पर 2027 में कंपनी का ये प्लान रहने वाला है कि वो टेक्सटाइल बिजनेस से सिर्फ 10% रेवेन्यू ही जनरेट करेंगे, और बाकी का 60% रेवेन्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से जनरेट करेंगे। डिफेंस से अप्रोक्स 20% रेवेन्यू जनरेट होगा, और पावर सेक्टर से, जो वो बिजली बेचने वाला काम है, पावर सेक्टर से 10% रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो सकता है। तो 2027 के लिए कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट ऐसा हो सकता है, जो 2026 में अभी हमें ऐसा दिख रहा है। याद रखिए, पहले कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू टेक्सटाइल से आ रहा था, आज टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स से इक्वल इक्वल आ रहा है, और आने वाले समय में इंजीनियरिंग सेगमेंट से कंपनी का करीब 60% रेवेन्यू आएगा, टेक्सटाइल से 10%, डिफेंस से 20% और पावर परचेस एग्रीमेंट से 10% रेवेन्यू आ सकता है। तो आई होप मोटा मोटा आप समझ चुके हैं कि कंपनी कैसे अपने आप को पिवट कर रही है, कैसे लीडिंग थीम्स में या कैसे लीडिंग सेगमेंट में अपने आप को ढाल रही है।
अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो टेक्सटाइल बिजनेस से कंपनी का लगभग 5 से 7% ओपीएम जनरेट हो रहा है। इंजीनियरिंग सेगमेंट से कंपनी को लगभग 20 से 25% का मार्जिन जनरेट हो रहा है। ये थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है कई बार, क्योंकि डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कैसे प्रोजेक्ट कंपनी हाथ में ले रही है। लेकिन आप समझिए कि 15 से 25% यहाँ पर मार्जिन जनरेट होता है। डिफेंस बिजनेस से भी कंपनी को 15 से 25% मार्जिन जनरेट हो सकता है, और पावर से भी कंपनी को लगभग 15 से 20% मार्जिन जनरेट हो सकता है। यानी कि टेक्सटाइल बिजनेस से जहां पर कंपनी को सिर्फ 5 से 7% रेवेन्यू पर जो कमाने मिल रहा था, जो मार्जिन मिल रहा था, वही बिजनेस अब कंपनी धीरे धीरे कम कर रही है। यानी कि लेस मार्जिन बिजनेस को कम किया जा रहा है और हायर मार्जिन बिजनेस को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। और जो फ्यूचर प्रूफ बिजनेस है, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, गवर्नमेंट ही वो माल खरीदते हैं, जैसे कि डिफेंस और पावर हो गया, जो लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट पर चलते हैं, वहां पर अब ज्यादा केपेक्स किया जा रहा है। अगर हम बात करें दिसंबर 2025 तक की कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में, तो वो करीब 1480 करोड़ यानी कि 1500 करोड़ के आसपास की रही है, जिसमें 96% के जो ऑर्डर्स है, 96% ऑर्डर्स है वो इंजीनियरिंग और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के ही ऑर्डर है। यानी कि इस 1500 में से करीब 1450 करोड़ के जो ऑर्डर्स है वो इस सेगमेंट से, और टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बहुत ही कम है। याद रखिए, अभी कंपनी का डिफेंस और सोलार से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, वो आने वाले 1.5-2 साल में जनरेट होगा, जो 2027 और 28 के पीएनएल में हमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। साथ ही 2026 के 9 महीने तक की जो कंपनी की बिडिंग है, जो L1 पाइपलाइन तक पहुंची है, यानी कि जो सबसे लोवेस्ट बिडिंग कंपनी ने आज तक की करी है, वो 2180 करोड़ के ऑर्डर्स की भी बिडिंग करी है। अब इसमें से कितने ऑर्डर्स कन्वर्ट होते हैं कितने नहीं, वो तो बात की बात है, तो आप कंपनी के ऑर्डर बुक को ट्रैक करते रहिएगा। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि L1 ऑर्डर्स तक भी 2180 करोड़ के ऑर्डर्स यहाँ पर बढ़े हुए हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो टारगेट कर रहा है कि वो 1100 करोड़ का रेवेन्यू ये जनरेट कर पाए, यानी कि अपने जो ईपीसी ऑर्डर्स है, जो इंजीनियरिंग के ऑर्डर्स है, उसको कन्वर्ट करके करीब 1100 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर पाए। अब ये होता है या नहीं, इसको देखने के लिए आपको कंपनी का पीएनएल ट्रैक करते रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्लानिंग डेफिनेटली अच्छी है कि कंपनी यहाँ पर 1100 करोड़ के रेवेन्यू को टारगेट कर रही है 2026 में ही। अगर हम बात करें कंपनी के एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट के बारे में, तो यहाँ पर 2020 से लेकर 2025 तक का डेटा अपने पास है, जिसमें 2025 में कंपनी ने करीब 740 या 750 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। और ये रेवेन्यू 2026 में कंपनी क्या प्लान कर रही है कि भाई 1100 करोड़ तक लेकर जाएगी इस रेवेन्यू को। ठीक है। और अगर हम इसका टीटीएम रेवेन्यू देखें, यानी कि 2026 में अब तक जो क्वार्टर्स खत्म हो चुके हैं उसका रेवेन्यू देखें, तो ये ऑलरेडी 1018 करोड़ तो हो चुका है। यानी कि कंपनी ऑलरेडी 740 से 1018 करोड़ का रेवेन्यू दिखा चुकी है। उसे मार्च एंड तक सिर्फ अब इस 1018 करोड़ को 1100 करोड़ तक लेकर जाना है अपने रेवेन्यू को। तो अगर उतना प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है तो कंपनी अपने जो टारगेट्स है 1100 करोड़ के रेवेन्यू के, वो आराम से अचीव कर देगी, जो मुझे लगता है कि काफी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि अभी एक और क्वार्टर बाकी है। और अगर 3 क्वार्टर्स में ये काम इतना पहुंच चुका है, तो एक क्वार्टर में डेफिनेटली वो काम 1100 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगा। साथ ही जैसे मैंने आगे बोला कि कंपनी अपने टेक्सटाइल बिजनेस को धीरे धीरे कम करके दूसरे हायर मार्जिन बिजनेस में पिवट कर रही है, हायर मार्जिन सेगमेंट में एंटर कर रही है। तो वो चीज आपको यहाँ कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर भी दिख जाएगा कि कैसे कंपनी का पहले ओपीएम परसेंटेज 7% के आसपास हुआ करता था, फिर टेक्सटाइल का बिजनेस जैसे जैसे डाउन आया तो वो 5% रह गया, 6% रह गया। लेकिन अब कंपनी ने जो पिवट स्टार्ट किया है, इंजीनियरिंग सेगमेंट से ज्यादा रेवेन्यू लेना स्टार्ट किया है, तो अब ये जो मार्जिन है ओपीएम परसेंट, वो 12% और 13% के करीब आ चुके हैं। और अगर आप कंपनी का इस साल का क्वार्टरली, जो लेटेस्ट क्वार्टर आया है, उस क्वार्टरली का रिजल्ट देखेंगे तो वहां पर ओपीएम परसेंटेज करीब 17 से 18% के हमें देखने मिले हैं। यानी कि धीरे धीरे कंपनी अपने मार्जिन को इंक्रीज करते जा रही है। ये लॉन्ग रन में अच्छा क्यों है? ये इसलिए अच्छा है बिकॉज देखिए, जब कंपनी का 250 करोड़ का रेवेन्यू था, वहां से जब 3 गुना रेवेन्यू होकर कंपनी का 750 करोड़ रेवेन्यू पहुंचा, तो यहाँ पर देखिए आप, रेवेन्यू 3x हुआ है। लेकिन जो फाइनल प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट हम बोलते हैं जिसको, वो अगर आप देखिए यहाँ पर 6 से 55, यानी कि ये करीब 9 गुना हो गया है। क्योंकि 6 इंटू 9 करेंगे तो आपको 54 मिलेगा, तो मोर देन 9 टाइम्स। यानी कि जब रेवेन्यू खाली 3 गुना हुआ, तो जो फाइनल नेट प्रॉफिट है वो 9 गुना हो गया है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना
किसी भी कंपनी के लिए क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्यों ये कंपनी टेक्सटाइल को छोड़कर दूसरे सेगमेंट में जा रही है। और क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी हाल ही में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, लेकिन स्टॉक प्राइस उतना तेज नहीं बढ़ा है, इसलिए कंपनी का वैल्यूएशन भी अभी काफी सस्ता मिल रहा है। ये कंपनी अभी करीब 10 से 11 के पी के आसपास मिल रही है। जो पी रेशियो मिल रहा है कंपनी का वो लगभग 10 से 11 का पी रेशियो है। लेकिन ये कंपनी जिस सेक्टर से है उस सेक्टर का एवरेज पी रेशियो करीब 18 से 20 के आसपास का रहा है। तो हालांकि मार्केट थोड़ा बहुत प्रेशर में है, मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए भी कंपनी का पी थोड़ा बहुत प्रेशर में है। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत खुलता है, थोड़ा बहुत मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, तो यहाँ पर कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर भी हमें इसका इफेक्ट देखने मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कल जाकर इस स्टॉक को खरीद ले। इस वीडियो को बाई सेल रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल मत देखिएगा। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं कंपनी के सिर्फ बिजनेस को, कंपनी के बिजनेस में क्या सेगमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, क्या पिवट कंपनी कर रही है, उसको आपके सामने लेकर आना चाहता था। और किसी भी कंपनी में सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। इस कंपनी के अंदर भी कुछ रिस्क फैक्टर्स है। तो वो रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी कोई प्रमोटर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्शंस देता है और वो बोलता है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, वो अचीव कर लेंगे, यहाँ फैक्ट्री खोल लेंगे, और अगर ऐसे में कंपनी ने वो काम सक्सेसफुली करके दिखा दिया, उसे एग्जीक्यूट करके दिखा दिया जो उसने कहा था, तो कंपनी इतनी ग्रो करती है जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसे मेजर स्टेटमेंट के अंदर कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क होता है एग्जीक्यूशन रिस्क। तो यस, यहाँ पर डिफेंस और सोलार प्रोजेक्ट की जो कंपनी ने बात करी है, इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में करीब डिफेंस में 1000 करोड़ का केपेक्स लगने वाला है और सोलार में करीब 600 करोड़ केपेक्स लगने वाला है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट से मिलाकर कंपनी के करीब 1600 करोड़ केपेक्स में जाने वाले हैं। और ये 1600 करोड़ का जो केपेक्स है, इसके लिए कंपनी डेट लेने वाली है। कुछ हिस्सा इंटरनल अक्रूवल से, यानी कि अब तक का जो कमाया हुआ पैसा है वहां से आएगा, और कुछ हिस्सा फंड रेजिंग से भी आएगा। तो इस तरीके से ये 1600 करोड़ धीरे धीरे करके यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली कब एग्जीक्यूट होती है, कब ये फैक्ट्री स्टार्ट होती है, कब सोलार पावर प्लांट शुरू होकर वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा कंपनी में रहेगा। दूसरी बात आती है यहाँ पर डेट रिस्क के बारे में फॉर केपेक्स। जैसे कि मैंने बोला कि भाई 1600 करोड़ में से काफी सारा हिस्सा डेट लेकर फंड होने वाला है। तो अगर कंपनी उतना डेट ले लेगी तो उस पर इंटरेस्ट का बर्डन भी बढ़ जाएगा। हालांकि कंपनी अभी उतना डेट हैवी नहीं है, तो थोड़ा बहुत डेट ले सकती है। और क्योंकि सोलार बिजनेस से रेवेन्यू भी आना शुरू हो जाएगा, वो तो डेट रीपे भी कर देगी। लेकिन किसी भी कंपनी का जब डेट बढ़ता है तो वो खराब मार्केट एनवायरनमेंट में, जिस तरह के मार्केट कंडीशन अभी है, तो खराब मार्केट कंडीशन में ज़्यादा पिट भी सकती है। क्योंकि वहां पर अगर मान लो बिजनेस में थोड़ी भी अनसर्टेनिटी आई तो उस पर डेट का एक बर्डन बन जाएगा, उसका पीएनएल स्टेटमेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ज़्यादा हिस्सा प्रॉफिट का इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो इसीलिए कंपनी का पी रेशियो अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा तो पी रेशियो बढ़ जाएगा, तो पी रेशियो बढ़ जाएगा तो स्टॉक प्राइस भी गिरेगा। तो यहाँ पर रिपल इफेक्ट इन सारी चीज़ों की अचानक से देखने मिल सकती है। तो डेट ज़्यादा लेना ये भी कंपनी के एग्जीक्यूशन प्रोसेस में रिस्की साबित हो सकता है। थर्ड है इंटरेस्ट रेट का रिस्क। देखिए, अभी तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर रही है और आने वाले 1-2 क्वार्टर तक भी हो सकता है कि शायद इंटरेस्ट रेट कम करे और कम ही रखे, क्योंकि मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर थोड़ा कम हो गया है, उसे बूस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसके बाद के सालों में, तो यहाँ पर वो भी एक रिस्क हो सकता है। अगला रिस्क है यहाँ पर प्रमोटर डायल्यूशन का रिस्क। तो अगर आप जाकर प्रमोटर होल्डिंग चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर शो किया है, तो पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अपने ईपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने इंजीनियरिंग बिजनेस के लिए, सोलार बिजनेस के लिए और अभी फाइनली डिफेंस बिजनेस के लिए कंपनी ने क्या किया है कि फंड रेज किया है। तो या तो कंपनी नए शेयर्स बनाकर बेचेगी तो प्रमोटर की होल्डिंग कम हो जाएगी, या फिर प्रमोटर अपनी ही होल्डिंग को बेचकर वो फंड रेज कर रहा है, इसलिए प्रमोटर की होल्डिंग आपको देखिए यहाँ पर कम होते हुए दिख रही है। तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है। नेक्स्ट आता है कंपनी में मार्जिन फ्लक्चुएशन रिस्क, जो कि स्टील प्राइस से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया आगे कि 60% रेवेन्यू कंपनी का ईपीसी बिजनेस से और इंजीनियरिंग बिजनेस से आएगा, जो कि मेटल से जुड़ा हुआ है। तो अगर स्टील प्राइस बढ़ते हैं तो कंपनी का जो 60% रेवेन्यू जहां से आ रहा है वहां पर मार्जिन फ्लक्चुएशन देखने मिल सकता है। तो ये भी एक रिस्क कंपनी के लिए हो सकता है। और आखिरी रिस्क है स्मॉल कैप कंपनी रिस्क, यानी कि आज की तारीख में ये कंपनी 1000 करोड़ मार्केट कैप से नीचे की मार्केट कैप पर ट्रेड कर रही है। तो इसलिए हम इसको बहुत छोटी कंपनी कह सकते हैं। ये माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी सेगमेंट से है। अच्छे एनवायरनमेंट में ये बढ़ती भी बहुत है, लेकिन बुरे एनवायरनमेंट में ये गिरती भी बहुत है। तो स्मॉल कैप कंपनी में जो रिस्क होता है वो भी रिस्क इस कंपनी में हमें देखने मिल सकता है।
तो ये सारे वो रिस्क थे जो मुझे इस कंपनी को लेकर दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर करना ठीक समझा, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी को आपको बेच नहीं रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं बेच रहा हूँ। मैं कंपनी को स्टडी कैसे करना है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हमें कैसे ध्यान से देखकर कैसे डिसाइड करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइनल कंक्लूजन अगर आप मेरे व्यू पॉइंट से जानना चाहे तो यहाँ पर मुझे कंपनी ठीक लग रही है, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ती है। जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है 10-11 पी के आसपास, वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। लेकिन यहाँ पर मेजर रिस्क है, जो दो रिस्क है, एक प्रमोटर की होल्डिंग कम होते हुए दिख रही है, दूसरा कि फर्दर फंड रेज करने के लिए यहाँ पर कंपनी को डेट भी लेना पड़ेगा। तो ये दोनों रिस्क को जानते हुए आपका कैपिटल एलोकेशन रूल आपको जो अलाउ करता है उतना आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी बाय सेल एडवाइस आपको नहीं दे सकता, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। लेकिन आप कंपनी में फर्दर डिसीजन बनाने के लिए कंपनी को ट्रैक करते रहिए, कंपनी के अनाउंसमेंट पढ़ते रहिए, कंपनी के रिजल्ट्स को देखते रहिए कि आने वाले समय में रिजल्ट्स कैसे इवॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। और फिर अगर कंपनी में डिफेंस और सोलार सेक्टर से रेवेन्यू आना स्टार्ट होता है तो उस समय भी आप अपना फाइनल डिसीजन जो है वो बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।